हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। इससे प्रीवियस लेक्चर में, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन जो कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर ही यदि हमें ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है तो हम वो काम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन का काम, ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर उसको इनिशियलाइज करने का काम हमारा कंस्ट्रक्टर करता है। ठीक, अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मतलब ऑटोमेटिकली जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑटोमेटिकली कॉल होगा। लाइक जो भी क्लास नेम है, सपोज आपका क्लास नेम है ए, तो ए कोई भी पैरामीटर आपको पास नहीं करने हैं यहाँ पर, और सिंपल आपने जैसे ही ए का कोई ऑब्जेक्ट ओ बनाया तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट ओ बनाएंगे किसी क्लास में तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है उसको इनिशियलाइज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए और उसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए। ठीक, अब ये देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं। सेकेंड टाइप पैरामीटराइज्ड, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि सपोज एक ये क्लास है ना, क्लास है ये हमारी, तो क्लास का यदि हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो इसमें यदि हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, यदि हम पैरामीटर पास कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसे कॉल कैसे करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर ही हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास में बनता है और ये हम मेन में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम पर हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अब थर्ड हमारा है, थर्ड यहां लिख देती हूँ। First is default constructor, second is parameterized constructor, and third one is copy constructor. कॉपी कंस्ट्रक्टर, देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या वर्क होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का वर्क होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दें, मतलब उसके डेटा मेंबर, यदि किसी एक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर ए और बी हैं, उनकी वैल्यू 2, 5 है, तो वो एज इट इज वैल्यू हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए बात समझिएगा, जैसे ओवन है, ओवन के में इसके डेटा मेंबर ए, क्लास के डेटा मेंबर है ए और बी, तो इसके ए और बी की वैल्यू 2 और 5 है, तो हम एक ऑटो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिसके ए की वैल्यू एज इट इज इसमें कॉपी हो जाए 2 और बी में वैल्यू 5, मतलब ये एज इट इज इसमें कॉपी हो जाए, तो उसके लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। देखिए ये कैसे यूज करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्लास ए, तो इसमें हम जब हम इसे कॉल करते हैं, देखिए कॉल कैसे करेंगे कि क्लास ए है, इसके ऑटो ऑब्जेक्ट में मुझे ओवन कॉपी करना है, ओवन से कंटेंट किस में चले जाए, O2 में, तो ये एक तरह से हमारा फंक्शन कॉल होता है।
जैसे यदि हम इंटरनली सोचें तो ये कैसे कॉल होगा, O2 डॉट एज अ आर्ग्यूमेंट क्या पास हो गया, O1, एज अ आर्ग्यूमेंट हमारा क्या पास हो गया, O1। मतलब आप इसे इंटरनली ऐसे समझ सकते हैं कि O2 फंक्शन को कॉल कर रहा है A, जिसमें O1 एज अ आर्ग्यूमेंट हमारा जा रहा है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हो सकता है। तो देखिए जैसे ही वो जा रहा है एज आर्ग्यूमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि O2 डॉट ए O1 एज आर्ग्यूमेंट जा रहा है, तो O1 यहाँ पर यदि हमारा आएगा तो वो रेफरेंस वेरिएबल में हमने सेव कर लिया। रेफरेंस वेरिएबल में आपको समझा चुकी हूँ कि क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट इसमें पास करते हैं, ठीक है, किसी वेरिएबल से इनिशियलाइज करते हैं, तो बस एम्परसेंड आपको लगाना होता है, वो उसका एलियास क्रिएट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि O2 कॉल कर रहा है तो इसके मेंबर डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं। क्लास A में O1 डॉट ए और B में O1 डॉट बी असाइन हो गया। इस तरह से हम कॉपी क्रिएट करते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे बिल्कुल क्लियर करूंगी, लेकिन आपको ये समझना है इसमें कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं। जैसे ये लिखेंगे हम O1 किसमें असाइन हो जाए, O2 में, तो इट मींस O2 जो है इसे कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और एज अ आर्ग्यूमेंट O1 पास होगा। O1 पास होगा तो वो हमने इसमें रिसीव कर लिया। तो O1 डॉट ए मतलब O1 के जो भी A और B मेंबर हैं वो O2 के A और B में असाइन हो जाएंगे। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को यदि आपको दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है तब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। अब ये तीनों कंस्ट्रक्टर जो मैंने टाइप आपको एक्सप्लेन किए एक एग्जांपल की हेल्प से हम सीखेंगे। ठीक है, अब हम करने क्या जा रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आप सब समझते हैं, 12th में आपने पढ़े होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम a प्लस IB की फॉर्म में लिखते हैं। a जो होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है और b जो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मैं एक क्लास ले रही हूं कॉम्प्लेक्स, क्लास कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो इसमें क्लास कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। इसमें मैंने सबसे पहले डेटा मेंबर पब्लिक लिखिएगा, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर अभी मैंने आपको पब्लिक बताया, जिससे आउटसाइड हमारे सारे डेटा मेंबर एक्सेस हो पाए, इसलिए मैंने एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लिया है। ठीक है, इसके 2 डेटा मेंबर, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी मैंने यहां पर क्रिएट किया। अब मैं चाहती हूं कि जैसे ही कोई मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, है ना, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूं तो वो 0 से इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, इनिशियली जितने भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूं तो उनके डेटा मेंबर 0 से इनिशियलाइज हो जाए। तो मैंने बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैंने बताया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं। तो मैंने रियल इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। ठीक है, कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उनके डेटा मेंबर्स की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो जाएगी। अब मैं चाहती हूं कि पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट की वैल्यू, कोई पर्टिकुलर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू मेरी वो हो जाए जो मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो मैं चाहती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर चाहती हूँ 2 + 3i, तो मैं आर्ग्यूमेंट पास कर दूं। तो आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए हमने बनाया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये क्या करेगा, जो हमारे रियल, जो ये हमारा रियल नंबर है इसको r से इनिशियलाइज कर देगा और इमेजिनरी को i से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, ये हमने अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज पास कर दी। अब मैंने आपको बताया था कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब मैं चाहती हूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज ये 2 + 3i है, दूसरा 5 + 3i है। ठीक है, ये O1 ऑब्जेक्ट है
और मैंने एक O2 ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं चाहती हूँ कि ये एज इट इज इसमें पास हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू भी 5+3i हो जाए। तो ऐसा कॉपी करने के लिए मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करना होगा। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि यहां मैं क्या लिखने वाली हूं, और यहाँ की कोडिंग अभी बताती हूँ। ठीक, ये हमने क्लास क्लोज कर दी। इंट मेन, यहां पर हमने कॉम्प्लेक्स क्लास टाइप का एक डिस्प्ले फंक्शन भी बना लेते हैं। यहां पर मैं एक डिस्प्ले फंक्शन भी बना देती हूं, जिससे क्या होगा कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए मेंबर्स प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट भी हो जाएंगे। सी आउट रियल ये मैं लाइन भेज देती हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। यहां के बाद यहां है। अब देखें, कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया C1, यहां क्या कॉल होगा, देखिए खुद ही देखिए। C1 जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा। तो C1 के रियल और इमेजिनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0। हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, C1 डॉट डिस्प्ले, C1 डॉट डिस्प्ले। ठीक, फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C2, मैं 2 और 5, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करना चाहती हूं जिसकी वैल्यू 2 + 5i है ना। तो मैंने आर्गुमेंट पास कर दिए 2 और 5। अब आप चेक कर सकते हैं C2 डॉट डिस्प्ले, जब आप डिस्प्ले कॉल करेंगे C2 डॉट डिस्प्ले, तो इसके रियल और इमेजिनरी की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 5 आएगी। जबकि यहां पर मैंने आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट। यहां मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब मैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट O1 की जगह ले लीजिए C1, मैं C1 को C2 में कॉपी करना चाहती हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी। C1 C2 हम ले चुके हैं, तो C3 और C2 ले लीजिए। C2 को मैं C3 में कॉपी करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं कैसे लिखूंगी, कॉम्प्लेक्स C3 = C2। C2 में क्या है, 2 + 5i। C2 में क्या है, क्योंकि C2 में मैंने रियल की वैल्यू 2 पास की है और इमेजिनरी में 5 पास की है, तो मैं C2 को कॉपी करना चाहती हूं C3 में। ठीक, ये इंटरनली मैं कमेंट यहां पर लिख देती हूँ एज अ कमेंट कि कैसे कॉल होता है, C3 डॉट A C2, मतलब C2 जिसे कॉपी करना है, जिससे हमें कॉपी करना है, वो एज अ आर्ग्यूमेंट पास होता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में ही रिसीव करेंगे। तो देखिए यहां कॉम्प्लेक्स C2, ठीक, कॉम्प्लेक्स C2। एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, C भी लिख सकते हैं आप। इस C2 को एज आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया, ऑब्जेक्ट को पास किया, ऑब्जेक्ट में रिसीव कर लिया। अब हम ये हमारे पास जो है C2 एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हम नहीं चाहते कि एक अलग से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, है ना, डुप्लीकेसी हो, मेमोरी हमारी एलोकेट हो, वो मेमोरी हमारी वेस्ट हो। तो हमने क्या करा, इसे रेफरेंस वेरिएबल बना दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट तो होगा बस, लेकिन वो इसका एलियास होगा। मैंने रेफरेंस वेरिएबल आपको समझाए थे। यदि आपको नहीं पता है कि रेफरेंस वेरिएबल C++ में क्या होते हैं तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगी। तो इसमें क्या होता है, हमने इसलिए इसका रेफरेंस वेरिएबल बना दिया कि हमारे अलग से किसी ऑब्जेक्ट के लिए हमें मेमोरी एलोकेट नहीं करनी पड़ेगी, वेस्ट नहीं होगी। अदरवाइज यदि हम ये नहीं करते तो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता, वो अलग मेमोरी एलोकेट करता।
ठीक, तो अब हमें क्या करना है, किसमें पास करना है, C3 के रियल में क्या वैल्यू आ जाए, C2 के रियल की वैल्यू आ जाए। ठीक है, C2 का रियल किस में आ जाए, C3 के रियल में। अच्छा, मैं यहाँ C3 डॉट रियल नहीं लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि C3 डॉट C3 ही इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो इसके मेंबर डायरेक्टली एक्सेस होंगे। जैसे आप यहाँ देखिए कि जैसे C2 डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पे हमें C2 डॉट रियल नहीं लिखना पड़ रहा, क्योंकि C2 ही इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इसके मेंबर डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को कॉल करता है, तो उसमें उस ऑब्जेक्ट के जो मेंबर फंक्शन होते हैं डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं। आपको डॉट ऑपरेटर की हेल्प नहीं लेनी होती है। यदि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उसमें आपको उसके उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सीधे ही मेंबर्स जो होते हैं डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं। अब देखिए, जैसे रियल, यहाँ मुझे C3 डॉट रियल नहीं लिखना पड़ा, रियली लिखना पड़ा, रियली लिखूंगी, क्यों, क्योंकि C3 इसे कॉल कर रहा है। इमेजिनरी इज इक्वल टू C2 डॉट इमेजिनरी। अब आप ये देख सकते हैं कि कॉपी हुआ है नहीं, तो उसके लिए C3 डॉट डिस्प्ले कॉल कीजिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि जो C2 में था वो ही हमारा C3 में एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक, एक बार और देख लीजिए इसमें क्या होता है। C1, यहाँ पर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर हमने न्यू एक C2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने एज आर्ग्यूमेंट 2 और 5 पास किया। मैं एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करना चाहती हूँ जिसमें रियल की वैल्यू 2 और इमेजिनरी की वैल्यू 5 है, तो वो हमने कॉल किया, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर int r और int i ये वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, फर्स्ट C1 के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, C2 के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर C2 को C3 में कॉपी किया, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस लाइन के लिए हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और हमने ये प्रिंट करके भी देख लिया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या कोई प्रोग्राम आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।